साथियों नमस्कार। रिव्यू आरबीएसई 2020 एग्जाम के तहत पॉलिटिकल साइंस का हम इसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य वाले चैप्टर का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक जो कथन आ रहा है कि भारत के मूल अधिकार, भारत के संविधान मूल अधिकार रखने और उद्देश्यों का उद्देश्य क्या था? नागरिकों स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। ये कथन था न्यायाधीश सप्रू का। तो आपको ध्यान रखना है मूल अधिकारों का क्या महत्व है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों का दिए गए थे। राज्यों की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसलिए मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का कारक भी है। तो 4 आपको बिंदु याद रखने हैं। मूल अधिकार से संबंधित कुछ बातें हम देखें तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और भाग 3 में है मूल अधिकार है, 4 में तो नीति निर्देशक है। अनुच्छेद 12 से 35 में कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकार वर्णित है। केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त, ये अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर बाद में चाहिए तो आप देख लेना। 7 अधिकार दिए गए थे, अब 6 हैं। तो कौन कौन से है? तो समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 समानता का अधिकार कौन कौन से है? तो पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता दी जाएगी। 17वां अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत की क्या प्रावधान किया? इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, बाकी अन्य को नहीं है। ये अस्पृश्यता का अंत को है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसके लिए कानून बनाया गया है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और इसके तहत 500 रुपये जुर्माना, 6 माह का कारावास या दोनों दी जा सकते हैं। उपाधियों के अंत की बात की गई है कि राज्य नागरिकों को उपाधि देने के लिए, उपाधि देने और उपाधि नागरिकों द्वारा उपाधि ग्रहण करने के लिए प्रतिषेध होंगे। तो उसके तहत कुछ उपाधियाँ दी जा सकती है, जैसे सेना और विद्या संबंधी यानी एजुकेशन संबंधी ही उपाधियाँ दी जा सकती है। अपवाद हम देखते हैं, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो अपवाद है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 में कुछ बातें दे रखी हैं, तो आपको इनमें से 4-5 याद रखनी है। कौन कौन से बातें हैं? तो 6-7 तरह की स्वतंत्रता देखी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता भारत में दी गई है। संपत्ति का या अर्जन की स्वतंत्रता दी गई, उसको हटा दिया गया था 44वें संशोधन के संशोधन के द्वारा। और इन स्वतंत्रताओं के साथ में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, वो जरूरी हैं। क्यों जरूरी थे? तो प्रश्न ये आ सकता है कि अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर युक्तिगत प्रतिबंध भी लगाए थे, तो क्यों लगाए गए थे? तो भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के हित में, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उत्तेजित करने, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के आधार पर है। इनमें कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए गए थे। यहाँ एक अपवाद लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों में के राज्य ने तो वहाँ अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, नहीं स्थायी रूप से बस सकते हैं। तो ये अपवाद है, अब निकल गया है, अपवाद नहीं रहा, क्योंकि अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर में, उसको अब हटा दिया गया है। तो इसको आप ना ले, अन्यथा नहीं ले। जम्मू कश्मीर के संबंध में जो भी बातें लिखी है वो अब नहीं रही है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो 2 सिद्धि में उसको क्या संरक्षण मिलता है कि किसी व्यक्ति के कार्य को तब तक 2 सिद्ध नहीं घोषित किया जा सकता जब उसके कार्य द्वारा उस समय के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। यदि मैंने आज कोई अपराध किया है, आज ऐसा कोई कार्य किया है जो अपराध योग्य नहीं था, उस पर ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ था, तो उस कार्य के लिए मुझे 2 सिद्धि नहीं घोषित किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि भूतकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए आज के संदर्भ में दोषी साबित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता।
यानी एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है, उसको बार बार है हम ये नहीं कह सकते उसको दंड कम मिला फिर ज़्यादा दंड दे तो वो बार बार नहीं होगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति से ये अब किसी अपराधी को गिरफ्तार कर ले और पुलिस उससे कहे कि तू अपना गुनाह कबूल कर, तो ऐसा गुनाह कबूल करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के तहत है नारकोटिक्स से पॉलीग्राफी, ब्रेन प्रिंटिंग जैसे प्रतिबंधों पर भी न्यायालय ने ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। 21वां हम देखते हैं कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। एक चीज़ ये है कि जो कौन से दो जो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के दो जो मूल अधिकार है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 21 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, तो विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है और ये सबसे बड़ा जो अधिकार बन चुका है। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो निजता का अधिकार कुछ अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, अनुच्छेद 20 की तरह इसको भी आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण किया। हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। कैसे? इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। हमने प्रश्न पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको क्या संरक्षण प्राप्त है, क्या अधिकार प्राप्त है, तो उसे गिरफ्तारी करने का कारण जानने का अधिकार होगा। अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील से परामर्श लेने अपना बचाव करने का अधिकार होगा और गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। निवारक नजरबंदी मतलब किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद किया जाता है तो उसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। और किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको हम गिरफ्तारी कहते हैं। तो ये एक निवारणात्मक कार्य है जो व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपराध करने के बाद में किया जाता है। निवारक नजरबंदी में उसको बंदी बनाया जाता है तो वो उसको अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो सरकार को ये संदेह हो जाता है कि इस व्यक्ति के खुले रहने से या बाहर घूमने फिरने से, इसके बोलने से कोई अपराध हो सकता है, कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है, तो उससे रोकने के लिए वो उसको बंदी बना सकती हैं। तो कुछ इसके प्रावधान है, तो आप इसको याद करके जाइए। निवारक नजरबंदी से संबंधित कुछ कानून भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसके अलावा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। इसके अलावा हम देखें अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसके तहत है कि अनुच्छेद 23 में हम देखें तो क्या दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार, यानी मनुष्य का व्यापार नहीं होगा और बेगार प्रथा पर प्रतिषेध लगाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 23 के तहत है। और ये अस्पृश्यता के बाद में दूसरा जो अधिकार है जिसको दंडनीय घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया था। इसके बाद है इस अनुच्छेद 23 को, जिसमें मानव का व्यापार करने यानी लोग बच्चों को, स्त्रियों को बेचने की बात की जाती है, तो वो दुर्व्यापार है। बेगार यानी बिना कोई मजदूरी दिए काम करवाते हैं, तो उसको है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसके लिए कुछ कानून भी बने हुए हैं। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 है। महिला और बाल व्यापार निवारण अधिनियम 1986। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको खानों जोखिम युक्त स्थानों में नियोजन नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। जो कार्य करता है उसको बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत दंड दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ सूची बनाई गई है। तो 13 व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो नियोजन है वहाँ पर कार्य के लिए लगाना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके तहत क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में दिया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये व्यक्ति को नहीं दी गई बल्कि धार्मिक संस्थाओं को है। अनुच्छेद 27 में दिया गया धार्मिक कार्यों में अभिवृद्धि में कर से मुक्ति, कि हम धार्मिक कार्यों में अगर हम दान देते हैं
तो उस दान दिए गए पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स फ्री रखा गया है। अनुच्छेद 28 में लिखा है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध होगा, कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो निजी संस्था है उसमें अगर सरकार का अंश है विद्यमान है तो वहाँ पर भी ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जिन्हें प्राइवेट स्कूलों में सरकार का कोई अंश नहीं है तो वहाँ पर माता पिता की सहमति से बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि बच्चे हैं वो इतने वयस्क नहीं होते हैं कि वो अपने स्वयं से संबंधित डिसीजन ले सके, इसलिए माता पिता की वो सहमति आवश्यक है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनको संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, तो उसके तहत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख, अधिकार परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको संविधान की आत्मा कहा है, और उन्होंने कहा कि यदि मुझे पूछे कि कौन सा संविधान है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा, क्योंकि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण हम पढ़ चुके हैं। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, तो इसके तहत उस पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों का पालन नहीं करता तो उसके तहत उसको आदेश दिया जाता है कि आप कार्य का पालन करें, अपने कर्तव्य करें। प्रतिषेध मतलब मना करना, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, और तो इसके तहत है कि न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालयों को किसी का जो कार्रवाई के लिए मना करता है। वो कार्रवाई मना कब करता है? जब कार्रवाई चल रही होती है तब। और उत्प्रेषण लेख में होता है कि कोई कार्रवाई अगर हो चुकी है तो उसकी सारी सूचनाएं ऊपरी न्यायालय को दे दी जाए। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से कोई लोक पद धारण कर लेता है तो उससे ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत ये पद धारण किए हुए हैं। यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो न्यायालय उसे पद से हटाकर उसके पद को रिक्त कर सकता है। मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो उसके पक्ष में तर्क भी हैं और मूल अधिकारों के विपक्ष में तर्क भी हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ कर जरूर जाइए। नीति निश्चित तो बात करें तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में दिए गए हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और ये शासन या सरकार से संबंधित है, लोगों से संबंधित नहीं है। मूल अधिकार लोगों से संबंधित है। तो इसमें एक चीज देखिए, अनुच्छेद 37 के तहत ये लिखा गया है कि नीति तत्व वाद योग्य नहीं, यानी इसको कोर्ट में ले जाकर इनको लागू करने की मांग नहीं की जा सकती है। तो अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी बात है, जिसमें अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने का स्थापना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 39 कुछ बातें इसमें देर की है। एक समान नागरिक से एक समान वेतन, और बात करें निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये सभी बातें अनुच्छेद 39 में दी गई हैं। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है कि जो पेंशन वगैरह लोगों को, बूढ़े, बीमार, बेकार, बेरोजगार लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनको दी जाती है, वहाँ इनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में हम देखें स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में जो छुट्टी मिलती है वो अनुच्छेद 42 के तहत है। अनुच्छेद 44 में हम देखें, अनुच्छेद 48 में देखें तो ये देखो दुधारू और वाह के पशुओं की नस्ल सुधारना, पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक बनाना। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी देखें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 43 में सहकारी संबंधियों के प्रबंधन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में है एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात की, जिस पर कानून भी बना हुआ था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के हितों के प्रयास से संबंधित बातें की गई हैं। 47 में जीवन स्तर सुधारने की बातें की गई है। 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पंचायत राज से संबंधित कुछ बातें हैं देखें तो अनुच्छेद 40 में की गई पंचायत राज गठन की बात है।
अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बातें की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात की गई है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो आप यहाँ से 4 बिंदु पढ़कर जाए। नीति निर्देशित तत्वों को क्रियान्वयन के क्या उदाहरण है, तो कई 4 हमने उदाहरण ये प्रश्न पूछा था। तो भूमि सुधार है का भूमि जोत का अधिकार लागू किया था। पंचायत राज और स्थानीय स्वशासन की स्थापना की बात है आई। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत है, ये मूल इन नीति तत्वों में वर्णित था, उसको लागू किया गया था। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण की जो प्रावधान किया गया है, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, ये बातें यहाँ इन कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित है। और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था की बात अनुच्छेद 39 में दर्ज की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतें, राजस्व अदालतें, इनकी स्थापना ये न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी बातें, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, या बात करें कि जो विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना है, नशीले और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बातें हैं, तो ये कार्य नीति तत्वों की अनुपालना में ही किए गए हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुषों के लिए, स्त्रियों को प्रसूति सहायता के उपबंध भी दिए गए हैं। पंचवर्षीय सहायता योजनाएं भी बनाई गई हैं, तो वो नीति तत्वों के क्रियान्वयन के तहत किया गया है। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार में बदलने का कार्य भी इसी नीति तत्वों के तहत किया गया था। अब हम अंतर देखें दोनों में, तो आप 4-5 अंतर आप पढ़कर जाइए। देखें, ये न्यायालय में वाद योग्य है और ये वाद योग्य नहीं है। इन मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि नकारात्मक मतलब राज्य को काम करने से रोकते हैं, राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि ये सकारात्मक प्रवृत्ति यानी राज्य को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये व्यक्तियों से संबंधित मूल अधिकार, जबकि नीति तत्व राज्य से संबंधित अधिकार है। और नीति मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये जो नीति तत्व मूल अधिकार है आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, जबकि इनका निलंबन नहीं होता है। ये व्यक्तियों के कानूनी अधिकार है, ये समाज के नैतिक बंधन है और ये स्वतः लागू होते हैं। इनको लागू करने के लिए, नीति तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तो संबंध की बात करें तो दोनों में संबंध भी हैं और उसको आप पढ़कर जाए। आप देखते हैं मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 के में, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 51 के में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो ये मूल कर्तव्य इस प्रकार है। मूल कर्तव्य की आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर संविधान में दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण इनका पालन नहीं होता है। मूल कर्तव्यों में केवल आदर्शवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो प्राय व्यवहार में काम नहीं लिए जाते हैं। अब आता है कि मूल कर्तव्य और अधिकार है, दोनों में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमने गांधी जी ने कर्तव्यों के महत्व और कर्तव्य अधिकारों की परस्पर आश्रयता को रेखांकित करते हुए कहा कि अधिकारों का स्रोत क्या है? कर्तव्य। कि कोई व्यक्ति अधिकार की मांग करता है तो किसी अन्य का कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने में हमें दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, कि सभी अपने अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सभी को अधिकार भी मिल जाएंगे। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा किए बगैर ही अधिकारों के पीछे भागेंगे तो हम कर्तव्य करेंगे नहीं, अधिकारों के पीछे भागेंगे तो मुझे अधिकार चाहिए और कर्तव्य कोई नहीं करेगा तो किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार हम अगर अधिकारों के पीछे जितना ज़्यादा भागेंगे वो उतने ही दूर हो जाएंगे, इसलिए हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला हम देखें चैप्टर है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया हो और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो, ऐसी शासन प्रणाली को क्या कहेंगे? संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? भारत में, अमेरिका में, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राजील जैसे देशों में ये संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्र सरकार में निहित होती है। राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र से ही शक्तियां प्राप्त करती है और केंद्र ही उनसे शक्तियां वापस छीन लेती है। ऐसी शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, इटली, जापान, चीन, बेल्जियम, इनमें एकात्मक शासन प्रणाली है।
तो संघीय शासन प्रणाली में कैसी हो, उसकी क्या विशेषता होती है, संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो हम 3 मुख्य विशेषता है कि लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होना चाहिए। लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए और संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। ये संघीय शासन व्यवस्था की 3 मुख्य विशेषता आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य कोई जो गौण विशेषता भी हो सकती है, जैसे दोहरी नागरिकता दी जाए, द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका हो और संप्रभुता का दोहरा प्रयोग, यानी संप्रभुता राज्य अपने स्तर पर प्रयोग करते हैं और केंद्र अपनी जगह संप्रभुता का प्रयोग करता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख विशेषता देखें तो सबसे पहला है कि शासन शक्तियों का, तो सबसे पहले देखें शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची में 97 विषय जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिस पर राज्य सरकार को अधिकार है और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। सातवीं अनुसूची में ये वर्णित है जिसमें संघ और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगर यानी अवशिष्ट विषय कौन से जो अब तक ज्ञात नहीं है और अवशिष्ट विषयों का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में नहीं है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है, परंतु अवशिष्ट जो विषय है, अवशिष्ट सूची है, उन पर कोई उल्लेख 7वीं अनुसूची में नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान है वो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। निष्पक्ष और कठोर न्यायपालिका की व्यवस्था दी गई है। अब देखते हैं कि एकात्मक लक्षण क्या है भारतीय संविधान के। तो एकात्मक लक्षण में क्या होता है कि संघीय शासन व्यवस्था में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि केंद्र सरकार दुर्बल हो जाए, तो उस स्थिति में भारत की एकता भंग हो सकती है, भारत को पराधीन हो सकता है। तो ये इतिहास में ऐसा हुआ है। तो इस दृष्टि को रखते हुए संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए। तो उसके तहत क्या क्या जो लक्षण है, एक संविधान है और संपूर्ण भारत के लिए, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सभी के लिए एक ही संविधान है। और शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में ज़्यादा किया गया है और एक हरी नागरिकता की बात भी की गई है कि एक ही नागरिकता होगी, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था होगी, यानी जो न्याय व्यवस्था होगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो सारी व्यवस्था वो एकीकृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सभी न्यायालयों पर लागू होता है। संविधान संशोधन वो संघीय सरकार के द्वारा किया जा सकता है, राज्य सरकारों को उसको कोई अधिकार नहीं है। संसद एवं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है, यानी नया राज्य बनाने या एक राज्य, 2 राज्यों को मिलाकर एक अन्य राज्य बनाने, तो वो संबंधित सारे परिवर्तन है वो संसद कर सकती है। संसद ही किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी शहर का नाम बदल सकती है, तो ये काम संसद कर सकती है, राज्य नहीं कर सकता। आपातकालीन उपबंध है उसका जो वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया वो एकात्मक लक्षण को दिखाता है। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी एकात्मक लक्षण दिखाता है। राज्यसभा में जो राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, कि अमेरिका में तो सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है कि 2-2 प्रतिनिधि जाएंगे, परंतु यहाँ पर राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, एक चुनाव आयोग, नियंत्रण मालिका परिषद के विभिन्न राष्ट्रीय आयोग, ये एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, केंद्र को राज्य को निर्देश देने का अधिकार है, वित्तीय मामलों में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है, ये सभी केंद्र एकात्मक लक्षण है। आगे देखें भारतीय संघवाद की निम्न प्रवृत्तियां देखें तो पहले जो केंद्रीकृत संविधान की जो संघवाद का युग था उसमें 1950 से 1967 तक कि केंद्र सरकार की सर्वसाधारण थी। फिर सहयोगी संघवाद का युग आया जब केंद्र की सरकार थोड़ी कमजोर हुई तो राज्यों से उनको सहयोग मिला। फिर एकात्मक संघवाद का युग आया 1971 से 1975-76 तक, जब इंदिरा गांधी ने बिल्कुल एकात्मक शासन व्यवस्था लागू कर दिया था, आपातकाल भी लागू किया था। सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था कि जो छठे आम चुनाव के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, 1990 के चुनाव में फिर जो गठबंधनों की सरकार आई तो वहाँ पर सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था आई।
अर्धसंघीय व्यवस्था कि हमारे संघीय व्यवस्था में हम देखें तो एकात्म लक्षणों के साथ साथ संघात्मक लक्षणों के साथ साथ में एकात्म लक्षण है, इसलिए कैसिवे ने उसको अर्धसंघीय भी कहा था। इसके अलावा हम नवीन परिस्थितियों में देखें सरकारी आयोग के गठन है गण राज्यों के संबंध में, या पुंछ आयोग के जो निर्देश है उनकी देखें। वर्तमान में हम देखें नीति आयोग की बातें हैं, तो उसके द्वारा है अलग नई तरह की संघवाद है भारत में चल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।